मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुनासिबत से आज़ादी अमृत महोत्सव जुमा 12 मार्च को मनाया जाएगा। रियासती हुकूमत ने इसके लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एक आला सतही इजलास में इसके इंतजाम का जायजा लिया और बताया कि तमाम सरकारी इमारतों को 11 और 12 मार्च को बरखी खमखमों से सजाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 12 मार्च को 11 बजे दिन जुबली हाल बागयामा में कौमी परचम लहराएंगे, जबकि गवर्नर टी सुंदरराजन वरंगल में मुनक़िद होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगी। इजलास में डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंदर रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी विकास राज, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, गवर्नर के सेक्रेटरी सुरेंद्र मोहन, सेक्रेटरी टूरिज्म श्रीनिवास राव जू, जीएसएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स दाना किशोर और बरखी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रघुराम रेड्डी वगैरह शरीक थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमिलनाडु के असम्बली चुनाव में 3 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने धनाकरण की ज़ेर क़यादत अम्मा मक्कल मंत्रा कज़गम AMMK से इंतखाबी मफाहमत की है। उन्होंने बताया कि काफ़ी मशावरत के बाद मजलिस ने वानम्बाड़ी, कृष्णागिरी और शंकरापुरम से मुकाबला करने का फैसला किया है। AMMK पार्टी के सदर धनाकरण ने भी इस मफाहमत की तौसीक की है। 234 रुकनी तमिलनाडु असम्बली के लिए 6 अप्रैल को रायदही होगी, जबकि 2 मई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। सदर मजलिस ने कहा कि वो 12 मार्च को तमिलनाडु का दौरा करेंगे और AMMK के साथ इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो इस बारे में अपने मंसूबे का बहुत जल्द इंकशाफ करेंगे। सर, एक बात की टीटीवी दिनकरन के साथ टाइप करने में तर्क क्या है और कितने सीट्स वो लड़ रहे हैं? आप तो 3 सीट्स लड़ रहे हैं और क्योंकि अभी शशिकला भी पॉलिटिक्स से बाहर हो गए हैं, तो क्या यह बात सही है कि DMK के साथ आप जाना चाहते थे लेकिन वो मर्डराइज नहीं हुआ? और अब दिनकरन का कितना जो है होल्ड है सर तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, क्योंकि एक सीट पे वो जीते हैं, तो आपके कुछ क्योंकि यू आर नोन पार्टी ऑल ओवर इंडिया, तो उनके साथ क्या दिखा है आपको? नहीं, दिनाकरन साहब, मेरा मानना यह है कि तमिलनाडु में उनका बाई इलेक्शन की जो विक्ट्री थी आरकेपुरम से, और तमिलनाडु में आरकेपुरम में बहुत ही पॉलिटिकली प्रेस्टिजियस सीट मानी जाती, और जिसमें उन्होंने DMK को भी हराया, ADMK रूलिंग पार्टी थी उसको भी उन्होंने शिकस्त दी और खुद कामयाब हुए। और अच्छी, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो 10,000 वोट से ज्यादा उनको एक बाई इलेक्शन बहुत बड़ी कामयाबी हुई। और मुझे यकीन है कि दिनाकरन साहब एक पॉलिटिकली श्रूड और एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, और उनके साथ हमको जाने से यकीनन एमआईएम पार्टी को भी, उनको भी, और तमिलनाडु सबसे ज्यादा फायदा तमिलनाडु के वोटर्स को होगा, क्योंकि वो लोग अभी ये 2 अलायंसेस जो है ट्रेडिशनली DMK ADMK के, उससे वो तंग आ रहे थे, तो उनको एक ऑल्टरनेटिव की जरूरत थी, और वो बहुत बड़ा उस वहां पर एक वैक्यूम है, और हम कोशिश करेंगे उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने की। और हाँ, सवाल आपका DMK का, तो इस बारे में मैं तफसील से बताऊंगा जब 12 तारीख को हमारी हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर की TRS उम्मीदवार रानी देवी के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में खानगी कॉलेजेस और स्कूल इंतजामिया का एक इजलास सिकंदराबाद में मुनक़िद हुआ। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने बताया कि 2014 से कबल रियासत में 248 गुरुकुल स्कूल्स थे, जिनकी तादाद बढ़कर अब 647 हो गई है। इसमें 4,32,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। हर तालिब इल्म पर हुकूमत 20,000 रुपये खर्च कर रही है। इस इजलास में रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव, रुकन पार्लियामेंट के राव और दूसरे भी शरीक थे। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर K रमेश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि कोविड-19 वैक्सीन की टीका अंदाजी का दूसरा मरहला पूरी रियासत में जारी है। इस दौरान 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और फिर 45 साल से लेकर 60 बरस तक के उम्र के अफराद जो मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं, टीके ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले के बारे में अवाम की तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने तमाम अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अलावा अहम दवाखानों में टीके अंदाजी के मराकज़ कायम किए हैं। अपने जो बगल में है सो दूसरे स्टेट्स है, महाराष्ट्र नहीं तो केरला और ये नीचे छत्तीसगढ़, और इसके सिवा अभी 1-2-3 दिन से अपन पेपर्स जो मीडिया में भी देख रहे कि थोड़े
दूसरे स्टेट्स में भी थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं। ये इससे क्या है, अपने पास भी लोगों में एक हैबसी हो गई कि अरे अपने पास भी केसेस बढ़ रहे, सर का है बोले। मगर जहाँ तक अपना डेली स्टैटिस्टिक्स देखे तो तेलंगाना में कहाँ अभी भी किधर भी केसेस का बढ़ने का तो कोई वो अभी तक तो दिखा नहीं। क्यों बोले तो हर दिन अपन स्टैटिस्टिक्स देखते डिस्ट्रिक्ट्स में कैसा हो रहा, कहीं भी नंबर ऑफ केसेस तो नहीं बढ़ रहे। लोग एक याद रख लेना कि अगर सही भी अगर केस बढ़ रहे तो आपको हॉस्पिटलों में भी भर्ती ज़्यादा होते हैं। और आज के दिन भी देखें तो आप गांधी में 50 पेशेंट हैं, उसी मुताबिक अपने को ये कोटी हॉस्पिटल रहने दो या टिम्स हॉस्पिटल रहने दो, काफ़ी कम पेशेंट्स एडमिट होके हैं। ये सेम हालत अपने को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है। इससे अपने को क्या जानकारी आता बोले तो नंबर ऑफ केसेस तो नहीं बढ़े, रोज़ थोड़े थोड़े केस तो आ रहे, क्योंकि कोरोना तो कम हुआ मगर गया तो नहीं। तो इसी तरह इस तरह में आपको अभी थोड़े महीने कंपलसरी ऐसा केस आते रहते हैं। मगर अगर वैक्सीनेशन ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो साइकिल है ये ब्रेक होता। आज के दिन पहले क्या करें अपन, हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन दिए, उसके बाद में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन हुआ, और 1 तारीख से जो है ये 60 साल से ऊपर ऐसे वालों को और 45 ईयर्स से 59 ईयर्स तक, जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, जैसा कि किसी को ब्लड शुगर है या हाइपरटेंशन है, और नहीं तो दूसरे कैंसर बीमारी है या गुर्दे का बीमारी है, ऐसे एक लिस्ट बनाया सो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके मुताबिक ये लोग वल्नरेबल पॉपुलेशन है। अगर वैक्सीन नहीं दिए तो अगर इनको इन्फेक्शन आने का चांस एक ज़्यादा रहता, और इन्फेक्शन आने से इन लोगों के जानलेवा होके इन लोगों मरने का चांस भी ज़्यादा रहता। इसके लिए ये जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ है कंपलसरी जाके लेना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली बुजुर्ग लोग जो 60 साल के ऊपर है, ये जाके वैक्सीन लेना बहुत अच्छा है उनको। क्यों बोले तो एक उम्र आने के बाद अपना बॉडी का इम्यूनिटी कम होता, वो कम होने से इससे इन्फेक्शन थोड़ा भी आया तो उन लोगों को बहुत जल्दी आ जाता। तो हम देख रहे कि ये जब से ये नेक्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ। तेलंगाना पारा मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन ने एमएलसी के चुनाव के सिलसिले में टीआरएस उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है। एसोसिएशन के वफद ने रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव से मुलाकात भी की। वफद में एसोसिएशन के एजाजी सदर मोहन रेड्डी, सदर एम श्रीनिवास राव, जनरल सेक्रेटरी धारा सिंह, चीफ एडवाइजर विजय रविंदर और दूसरे शामिल थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवेसी ने भैंसे के पुरतशद्दुद वाक़यात पर तबसरा करते हुए कहा कि अमन ज़ब्त के हालात पर काबू पाने के लिए वो रियासती हुकूमत को बार बार आगाह करते रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत में हालात को बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इससे सख्ती के साथ निपटना होगा। सदर मजलिस ने कहा कि रियासत में मजमूई तौर पर अमन ज़ब्त की सूरत हाल बेहतर है। तवक्को जाहिर की कि आगे भी सूरत हाल इसी तरह बेहतर रहेगी। बोलते बच्चे सर, मतलब बाइंसा की इंसिडेंट कैसा देखते हैं आप, क्या बोलना बोलते बच्चे क्या है? नहीं सर, आपके पॉइंट से कैसा देखते हैं, मतलब हाँ। आप तो अपील करते रहे कि नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई, हमेशा अपील करे, हमेशा अपील करे कि अमन रहना, पीस रहना। हम तो तेलंगाना गवर्नमेंट को मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तेलंगाना गवर्नमेंट के लीडरशिप को बोल चुका हूँ कि ओल्ड निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट, ओल्ड आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में पूरी तवज्जो लेने की ज़रूरत है वहाँ पर। ये ऑलरेडी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूँ सबको। कहीं पर भी ब्रीच ऑफ पीस नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये अच्छा नहीं है। तेलंगाना ये भैंसा के रिसेंट 2 इंसिडेंट्स को छोड़कर ओवरऑल तेलंगाना बड़ा पीसफुल रहा है, बावजूद इसके कि कम्युनल और फैशिस्ट फोर्सेस जो है वो प्रोवोकेशन करते रहते हैं, मगर ओवरऑल पीस रहा है। तो पीस को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि भैंसा हो या तेलंगाना हो, वहाँ पर अमन रहेगा और अमन और मजबूत होगा।
Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself. हल्के ग्रेजुएट से काउंसिल की 2 नशिस्तों के लिए आइंदा हफ्ते मुकर्रर चुनाव में आईटी शोबे से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स फैसला कुन साबित हो सकते हैं। तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के सदर संदीप कुमार ने मीडिया को बताया कि रियासत में आईटी शोबे से ताल्लुक रखने वालों की जुमला तादाद 6 लाख है और इनमें से 40% का ताल्लुक तेलंगाना से है। उन्होंने तमाम वोटर्स से अपील की कि वो एमएलसी के इंतखाबात में टीआरएस के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। నా పేరు సందీప్ మక్తల, తెలంగాణ ఐటీ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్. మార్చి 14న జరిగేటువంటి గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో ఐటీ ఉద్యోగుల రోల్ అనేది చాలా కీలకంగా మారబోతుందని చెప్పి తెలంగాణ ఐటీ అసోసియేషన్ భావిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే టోటల్గా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఐటీ ఉద్యోగులను మనం చూసుకున్నట్టయితే 6 లక్షల మంది పైచిలుకు మంది ఐటీ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. దానిలో 40 to 50% అంతా కూడా తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళే. సో అయితే ఇంతకుముందు ఎలక్షన్స్ మనం చూసుకున్నట్టయితే వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల ఎలక్షన్స్కి ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అందరు కూడా దూరంగా ఉంటుండే అని చెప్పి మనకు అందరికి కూడా తెలుసు. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటిదంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్ ఉండడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన లాస్ట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ ఎన్రోల్మెంట్స్ అప్పుడు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఐటీ ఉద్యోగులు నమోదు చేసుకున్నారు ఆ యొక్క ఎన్రోల్మెంట్స్లో. దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎలక్షన్స్ టైంలో కూడా మార్చి 14 ఎలక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి మొన్న రీసెంట్గా టీఐటీఏ చేసిన సర్వేలో 89.9% ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లో ఉన్నారు అని చెప్పి మా సర్వేలో తేలింది. సో మేము అనుకునేది ఏంటిదంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఊర్లలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క ఓటింగ్ శాతం పెరుగుతుంది. దాంతోపాటుగా ఐటీ ఎంప్లాయీస్ రోల్ అన్నది డెసిషన్ మేకింగ్లో ఎంతో కీ రోల్ ప్లే చేయబోతున్నారు ఐటీ ఎంప్లాయీస్. అండ్ మా తరఫు నుంచి కూడా టీఐటీఏ తరఫు నుంచి ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటిదంటే మన రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాలని చెప్పి టీఐటీఏ పక్షాన మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. रियासत में काउंसिल की 2 नशिस्तों के लिए 14 मार्च को रायदही होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाफिज करदा ज़ाब्ते अखलाक के तहत सिटी पुलिस और इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की तलाशी ली। कोटी विमेंस कॉलेज पर मंगल की दोपहर इस कार्रवाई से कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। ताहम हुक्काम ने वजाहत की कि एमएलसी चुनाव में दौलत की रेल पेल को रोकने के लिए शहर भर में अचानक मुहिम शुरू की गई है। मेरा नाम DM इमानियल है, मंगलाट पे से अटैच हूँ मैं। एमएलसी इलेक्शन के बारे में जहाँ बल्दा को अटैच हूँ, लिहाजा हर गाड़ी को चेक करना पड़ रहा, चेक कर रहा हूँ। ये कुछ एमएलसी इलेक्शन है ना, उसलिए वो करेंसी ले जा रहे, कोई कुछ हथियार ले जा रहे, नाजायज़ कोई चीज़ ले गए तो ये करने का लोग तो नहीं है, चेकिंग कर रहे हैं ऑफिसर। अब तक तो पूरे मिले से पूरे प्रूफ पूरे थे उसके बारे में, लिहाजा छोड़ दिए। उस्मानबाग कामबाडीपुरे में एक 400 साल खदीम मस्जिद की तामीर का काम 14 साल कबल शुरू किया गया था। अब तक ग्राउंड फ्लोर का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि फर्स्ट फ्लोर के स्लैब का काम बाकी है। मुकामी मुसलमानों ने माँ बाकी काम की तकमील के लिए असहाब खैर से ताउन की अपील की है। अतिया देने के ख्वाहिशमंद गूगल के जरिए 7396786898 पर रकूमात जमा कर सकते हैं। नीज जो असहाब तामीराती अशिया का अतिया देना चाहते हैं वो बिल मुशाफा मस्जिद के जिम्मेदारों से मुलाकात कर सकते हैं। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात की और रियासत में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से ख्वाहिश की कि वो औकाफी जायदादों पर गैर मजाज कब्ज़ों और तामीरात को रोकने के लिए ज़िला कलेक्टरों, म्युनिसिपल कमिश्नरों और पुलिस अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी करें। आज जो है चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई और अल्लाह के करम से जितने कलेक्टर्स है तेलंगाना स्टेट में
जहाँ जहाँ वफ लैंड है सीएम साहब खुद जो है सेक्शन 15 के तहत असेंबली में, इससे पहले भी सीएम साहब असेंबली में बोले, पूरे कलेक्टर को इंस्ट्रक्शन दिए और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मालूम है कि वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती। 67,000 एकड़ लैंड है हमारी वफ की, और धरानी पोर्टल में भी जो है ना हमारी वफ प्रॉपर्टी को इंक्लूड करना है, क्योंकि तकरीबन लैंड माफिया जो है इसमें सरगर्म है। तो कलेक्टर से भी मेरी अपील है और हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी आज नुमाइंदगी करें कि वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती है, और ये 15 जियो के तहत सेक्शन 22 के तहत जो है इसको ऑटो लॉक करने का जो है हमारे केसीआर साहब ऑलरेडी असेंबली में बोल चुके हैं, और उसको जो बोलते हैं केसीआर साहब उसको इम्प्लीमेंट भी करते। थोड़ा लेट होता मगर बराबर होता। और आप लोगों से मेरी अपील है कि कलेक्टर से भी जो है ना, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब से ये नुमाइंदगी है कि पूरे कलेक्टरों को बुला के एक मीटिंग लेके जो है ना इंस्ट्रक्शन दीजिए, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी को लापरवाही नहीं कर सकते। और तेलंगाना गवर्नमेंट, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में वक्फ प्रॉपर्टी बचाना बोल के इंडिया में सबसे पहला इकदाम उठाने वाले केसीआर साहब है, और केसीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग जो है ना ये वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का पूरा काम कर रहे हैं। पुलिस, रेवेन्यू और पूरे ऑफिसर्स, वक्फ के ऑफिसर्स, सीओ वगैरह सब मिलकर, बोर्ड मेंबर्स सब हम लोग मिलकर जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को कैसा प्रोटेक्ट करना बोल के हम लोग डेली प्लानिंग में है। पूरे मीटिंग्स भी ले रहे हैं हम लॉ ऑफिसरों से भी, लीगल में भी, जो कोर्टों में केस डाल दिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल, सिविल कोर्ट, ये सब ऐसे फेक केस भी डाल रहे लोग जो है। हम इसको जो है ना हम बिल्कुल इसको फाइट करेंगे। हम किसी हालत पे वक्फ प्रॉपर्टी को हम छोड़ेंगे नहीं। गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके बराबर हम वक्फ प्रॉपर्टी हासिल करेंगे। ये वक्फ प्रॉपर्टी हासिल करने से गरीब आवाम की खिदमत कर सकते। जो लोग वक्फ करके गए मंशा वक्फ के हिसाब से, कोई एजुकेशन के लिए दिए, कोई बेवायों के लिए दिए, कोई यतीम यसीर बच्चों को उसकी इमदाद होना बोल के दिए, कोई एजुकेशन के लिए वक्फ करके गए, कोई दीनी काम के लिए वक्फ करके गए, तो वो मंशा वक्फ के हिसाब से करना, तो ये प्रॉपर्टी हासिल होना और हम लोग बराबर उसको इम्प्लीमेंट करना बोल के हम लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह इसको हासिल करके रहेंगे और ये इम्प्लीमेंट भी मंशा वक्फ के हिसाब से वक्फ बोर्ड में काम चलने का पूरा काम कोशिश कर रहे हैं हम लोग और करेंगे भी पूरे मिलके। निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद को पीर की रात रोड नंबर 2 बंजारा हिल में पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया और फिर घर पर नजरबंद कर दिया, जबकि वो फिरका वाराना फसादात से मुतासरा भैंसा टाउन का दौरा करने के लिए घर से निकले थे। अरविंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत हुकूमत की इस कार्रवाई की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि टीआरएस और मजलिस के साजबाज के बाद से भैंसे में आए दिन ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। अरविंद ने इसके लिए भैंसे के मजलिस सदर और नायब सदरनशीन बल्दिया जाबिर अहमद को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने पुलिस पर जानिबदाराना रोल अदा करने का भी इल्जाम आयद किया। मैं औकात पे आया तो असलियत दिखाता हूँ, ठीक है, तेरा असलियत, तेरा पार्टी का असलियत। मैं जीएचएमसी इलेक्शंस में एक बार हमारा सरकार आए तो तेरा पूरा पार्टी को मेरे जूते के नीचे लगा दूं, बोला लगा के रहता हूं। और ये भी बात सुन लो सब लोग, ये जो महेश भागवत जी है ना, उनको मैं बोल रहा हूं, महेश भागवत जी आप ही रहेंगे वो ऑफिसर जो केसीआर और केटीआर को हथकड़ी पहनाएंगे। ये हम देखेंगे, आप ही पहनाएंगे केसीआर और केटीआर को हथकड़ी। तेलंगाना देखेगा, समाज देखेगा, आप याद रखिए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि वो पेदपल्ली के वकील जोड़े के कत्ल के वाक़े को पार्लियामेंट में उठाएंगे। धरना चौक इंदिरा पार्क पर वकीला के धरने से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इस वाक़े के हक़ाइक़ को सामने लाना ज़रूरी है और ये उसी वक्त मुमकिन है जब इस कत्ल की सीबीआई तहक़ीक़ात करवाई जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने इस वाक़े की अब तक मजम्मत नहीं की और न ही इसके बारे में कोई दो बोल बोले हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मकामी पुलिस सही सिमत में इस वाक़े की तहक़ीक़ात नहीं कर रही है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वकीला बरादरी से अपील की कि वो काउंसिल के आने वाले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। మిట్ట మధ్యాహ్నం నడిబొట్టున ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ హైకోర్టులో వేసి హైకోర్టులోనే
మాకు పోలీసు వాళ్ళే బెదిరిస్తున్నారని చెప్పి మరి హైకోర్టులో వాంగ్మూలం ఇచ్చిన తర్వాత 4 నెలల తర్వాత హత్య చేయబడితే ఇది పోలీసులు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు కలిసి చేసింది కాదా అని అడుగుతున్నా. మరి అక్కడ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు అధికార పార్టీ వాళ్ళు ఎందుకు పోలీసులు వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చడం లేదో దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయాలి. ఈ రాష్ట్రాన్ని దోపిడీ చేసుకుంటూ ఈ రాష్ట్రంలో ఎదురు మాట్లాడితే చంపేస్తూ ఇంతకంటే అవమానం ఇంతకంటే అమానవీయం ఇంకేమైనా ఉంటుందా అని చెప్పి మేము ఆలోచిస్తున్నాం. మరి లోకల్ పోలీసుల ద్వారా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎంక్వైరీ ద్వారా ఏమీ కాదు, అది చాలా నిస్సందేహం. ఒక తుమ్మ మొత్తం నరికినట్టు నడి రోడ్డు మీద 2 బస్సుల జనాలు ఉండగా, అనేక మంది కార్లు వెహికల్స్ మీద జనాలు ఉండగా పట్టపగలు అతి కిరాతకంగా దారుణంగా హత్య అంటే ఇది నిజంగా అంత ధైర్యం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండదండలు లేకుండా జరగవనేది నేను ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఖచ్చితంగా పోలీసులు స్థానిక నాయకులు కుట్ర పన్ని గత 2-3 నెలలుగా కుట్ర పన్ని హత్య చేశారనేది అక్కడ ప్రజానికానికి అందరికీ తెలుసు. వామన్ రావు దంపతుల హత్య కేసుని సిబిఐకి ఇంట్రెస్ట్ చేయాలా, త్వరితగతిన విచారణ జరిపించి దోషుల్ని శిక్షించే పద్ధతుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలా, అట్లా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరుతా ఉన్నాం. साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने मौके में जंगलात के अहदेदारों के इश्तराक के साथ जंगली जानवरों का शिकार करने वाले 3 अफराद 36 साल चौहान शंकर बाबा साकिन निर्मल, 27 साल मोहम्मद जुबैर साकिन निजामाबाद और आसिफ नगर के 27 साल मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक जिंदा हरन, एक दूसरे हरन का गोश्त और एक कार के अलावा 3 सेलफोन जब्त किए गए। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि जुबैर और सलमान शिकार के बाद हरन का गोश्त उसके ख्वाहिशमंदों को फरोख्त करते थे। उनका एक साथी बोधन का रहने वाला इमरान मफरूर है। उन्होंने बताया कि जंगली जानवरों का शिकार कानूनन जुर्म है और उसके तहत 7 साल कैद की सजा हो सकती है। कमिश्नर पुलिस ने टास्क फोर्स के अहदेदारों को इस रैकेट को बेनकाब करने पर मुबारकबाद दी और उनमें इनामात भी तकसीम किए। डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक ऑपरेशन में 3-year-old फीमेल ब्लैक बक कृष्णा जिंका का रेस्क्यू हुआ। इस रेस्क्यू में टास्क फोर्स के तरफ से रेड जो कंडक्ट हुआ उसमें 3 अक्यूज्ड की गिरफ्तारी हुई है। उनका नाम है चवन शंकर बाबा जो नेटिव ऑफ निर्मल डिस्ट्रिक्ट है, मोहम्मद जुबैर अहमदपुरा निजामाबाद और मोहम्मद सलमानुद्दीन एलियस सलमान जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इसके अलावा एक अक्यूज्ड इमरान जो बोधन का है अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। ये 3-year-old कृष्णा जिंका ब्लैक बक हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से सुभद्रा देवी मैडम क्यूरेटर हैदराबाद जू, वो उनका शी हैज टेकन द कस्टडी और जू में उसका देखभाल होगा। वी आर ग्रेटफुल टू मैडम फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी गाइडेंस टू पुलिस डिपार्टमेंट अबाउट सच वाइल्ड एनिमल जो कि शेड्यूल 1 कैटेगरी में है। इसके अलावा ये जो चौहान शंकर बाबा है उसके ऊपर पहले भी एक केस बुक हुआ था, क्राइम नंबर 17/99 ऑफ 2018 निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और जैसा कि आप जानते हैं ये अंडर द एक्ट ऑफ सेक्शन 51 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 कैटेगरी के एनिमल्स के लिए उसके मारने के लिए बहुत ज्यादा पनिशमेंट है, अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती गुम्मी और उनके साथ पूरे उनके टीम ऑफिसर्स इंस्पेक्टर राघवेंद्रा के चंद्रमोहन, श्री साइलम थकीउद्दीन, नरेंद्र और पूरे ऑफिसर्स मिलकर ये काम किए। ऐसे समय पे मीडिया और प्रेस के तरफ से पब्लिक को मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल है ये हमारे दीज आर पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, पार्ट ऑफ आवर इकोलॉजी, पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। उनका देखभाल करना हम लोग का काम है और अगर कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलता है उसको मारने के लिए, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए या कुछ इलीगल काम के लिए तो फौरन डायल 100 में इन्फॉर्म करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें एंड हम लोग डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन इमीडिएटली। थैंक यू। पुलिस काला पत्थर ने खानदानी झगड़े के दौरान अपने लाइसेंस याफ्ता रिवाल्वर से 3 राउंड फायरिंग करने वाले 52 साल रियल्टर सैयद हबीब हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके रिवाल्वर की जब्ती भी अमल में आई है।
इंस्पेक्टर सुदर्शन ने बताया कि बिलाल नगर के रहने वाले हबीब हाशमी ने पीर की शाम अपने घर वालों से झगड़े के बाद फायरिंग कर दी। ताहम इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। आज काला पत्थर लिमिट में आज शाम में 4:30 और 4:45 बीच में यहाँ बिलाल नगर काला पत्थर में एक सैयद हबीब हाशमी आर्म्स लाइसेंस होल्डर है उन्होंने, उसके पास 2000 से .22 वेपन है। उन्होंने रियल एस्टेट करते। आज घर में इंटरनल डिस्प्यूट से उन्होंने उसका बच्चों का उसका जोर के ऊपर .22 वेपन से फायर करा, मगर किसी को भी मार नहीं लगा, दीवार को उधर लगा। उसका बेटा दरखास्त दिया, वो ऊपर हम केस रजिस्टर करा 307 एंड आर्म्स एक्ट। अक्यूज हबीब हाशमी हमारा अप्रेंशन में है और वेपन भी उससे रिकवर करा। पूरा राउंड्स भी फायर करे से राउंड्स और एम्प्टी राउंड्स भी उसमें रिवॉल्वर में वैसे रहता, वो भी ये हो गए। फैमिली डिस्प्यूट है, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बोल रहा है, उसका फैमिली डिस्प्यूट है। अभी FIR हो गया, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा, उसमें मालूम होता। 3 राउंड फायर करा। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 142 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह रियासत में इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद अब 3,01,53 हो चुकी है। महकमे सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 2 अमवात भी हुई हैं। चुनाचे मरने वालों की जुमला तादाद 1,769 तक जा पहुंची है। इतवार और पीर के दरमियान 32,189 कोविड-19 टेस्ट किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फीनी नदी पर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तामीर पुल का इफ्तिताह किया और कहा कि सियासी सरहदें तिजारत में रुकावट नहीं बन सकती। नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के हमायती तरक्याती कामों का भी ऑनलाइन इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में कई तब्दीलियां लाने की जरूरत है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने मैत्री सेतु के इफ्तिताह को एक तारीखी लम्हा करार दिया और कहा कि हिंदुस्तान के साथ राब्ता कायम करते हुए हम जनूबी एशिया में एक नए बाब का आगाज कर रहे हैं। फीनी नदी त्रिपुरा बांग्लादेश के दरमियान बहती है। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.